अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद मदारिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब, आपका प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रही हैं वज़ीर ममलिकत बराए मौसमियाती तग़य्युर ज़रताज गुल साहिबा। बहुत शुक्रिया ज़रताज साहिबा, आपके वक्त का इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज ये फ़ैसला किया गया है कि वफाकी वज़ीर फ़वाद चौधरी और आज़म सवाती साहब को नोटिस किया जाएगा और जो उनकी जानिब से इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ामात लगाए गए थे, जो पार्लिमानी उमूर की कमेटी थी सेनेट की, उसमें आज़म सवाती साहब ने इलेक्शन कमीशन को ये कहा था कि इन्होंने पैसे पकड़े हुए हैं। और इसी तरह अपोजिशन का आलाकार बनने की बात की थी फवाद चौधरी साहब ने। फवाद चौधरी साहब ने कहा क्या था, ये देखिए फिर आके बात करते हैं। इलेक्शन कमीशन का जो हमारा स्ट्रक्चर है वो हाईली पॉलिटिसाइज्ड है। इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो एक करीबी राब्ते में रहे हैं नवाज शरीफ साहब वगैरह से, उनकी ज़ाती हमदर्दी भी हो सकती है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को ज़्यादा शौक आया हुआ है कि वो एक अपोजिशन के माउथ पीस के तौर के ऊपर काम करना चाहते हैं। अगर आपने इलेक्शन करवाना है और मुल्क की सारी सबसे बड़ी सियासी जमात ये कह रही है कि हमें आप पे एतमाद नहीं है, जो रद्द अमल होना चाहिए वो तो ये होना चाहिए इसलिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिजाइन कर दें। ये सिलसिला नया नहीं है। चंद माह कबल इसी तरह की जो सीनियर मेंबर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और वफाकी वज़रा हैं, उन्होंने एक जामे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इलेक्शन कमीशन से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा किया था। शफकत महमूद साहब ने उस वक्त क्या कहा था, सुनिए। इलेक्शन कमीशन जो मौजूदा हालत में है वो नहीं चल सकती। इलेक्शन कमीशन को मसीहत मजमूई इस्तीफ़ा देना चाहिए क्योंकि उसके बगैर और कोई तरीका नहीं है जिससे कोई एतमाद जो है वो बहाल हो सके। इलेक्शन कमीशन की आज की प्रेस रिलीज़ के बाद वफाकी वज़ीर बराए इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने भी उस पर रद्द-ए-अमल दिया है। उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन का एहतराम अपनी जगह, लेकिन शख्सियात के सियासी किरदार पर बात करना पसंद नहीं तो अपना कंडक्ट गैर सियासी रखें। नोटिस आया तो तफसीली जवाब देंगे। बहैसियत इदारा इलेक्शन कमीशन की हैसियत मुसल्लमा है, लेकिन शख्सियात गलतियों से मुबर्रा नहीं और तनकीद शख्सियात के कंडक्ट पर होती है, इदारे पर नहीं। इरशाद साहब, बहैसियत मजमूई इलेक्शन कमीशन इस्तीफ़ा दे से लेके अब शख्सियात की बात आ गई है। ये जो आज का इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला है, ये फवाद चौधरी साहब और आज़म सवाती साहब के लिए कितनी मुश्किल खड़ी कर सकता है? एक तो एक हकीकत है कि पाकिस्तान में इदारों के दरमियान महाज़ाराई जब भी हुई है उसका इदारों को भी नुकसान हुआ है, रियासत को भी नुकसान हुआ है। ये कोई अच्छी बात नहीं है, मिसाली बात नहीं है कि हुकूमत के वज़राए कराम इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन वज़राए कराम को नोटिस जारी कर रहा हो। इसको कोई भी होशमंद शख्स दुरुस्त करार नहीं दे सकता। जहाँ तक ये मुतालबा है कि इलेक्शन कमीशन के अरकान जो हैं, अरकान ही से इदारा होता है, इदारा और अरकान कोई अलग चीज़ नहीं होते। ये बात ऐसे कह दी जाती है कि जी हम शख्स पर, ये नहीं, हम तो वज़ीर आज़म पर कर रहे हैं, हम रियासत पर तो नहीं कर रहे। रियासत भी जो होती है या हुकूमत भी जो होती है वो अफराद का मजमूआ होती है। ये ऐसी कहने की बातें हैं। सवाल ये है कि अगर इलेक्शन कमीशन पूरे का पूरा मुस्ताफ़ी हो जाए तो नया इलेक्शन कमीशन या नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैसे आएगा? हमारी जो आइनी हदूद व क़यूद हैं, आइनी तकाज़े हैं, वो शायद हमारे हुक्मरान या हमारे अपोजिशन लीडर सोचते नहीं हैं जब मुतालबा करते हैं। अपोजिशन को तो खैर इसका फ़ायदा है कि नया इलेक्शन कमीशन या चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी आपने मुंतखब करना है अपोजिशन के मशवरे से। मौजूदा इलेक्शन कमिश्नर ख़ुद आके इलेक्शन कमीशन में बैठ नहीं गए, कहीं से ऊपर से नहीं टपके। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ने अपोजिशन लीडर के बामकसद मुशावरत से इनका तकर्रुर किया, खुशी से किया। दो नाम और भी मौजूद थे, इनका इंतखाब हुआ। तो इसका मतलब ये है कि ये सारी बातें पहले हुकूमत के सोचने की थी, वज़ीर आज़म के सोचने की थी कि उनका कंडक्ट क्या हो सकता है, क्योंकि वो कोई बाहर से नहीं आए थे इस मुल्क में। वो एक ब्यूरोक्रेसी का मजबूत कलपुर्जा थे, उनका कंडक्ट सबको मालूम था, उनके रिश्तेदारियों का भी सबको इल्म था, उनकी जो पॉलिटिकल एफिलिएशंस हैं उनका भी सबको इल्म होगा। तो मेरा तो ख्याल है कि ये मुनासिब बात नहीं है कि इस तरह दोनों, यानी मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा। इलेक्शन कमीशन को भी थोड़ा सा जो होता है ना सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा करना चाहिए और नोटिस जारी करना, या आपने पहले डस्का के मौके पर, डस्का के इलेक्शन के मौके पर जिस तरह की बयानबाजी की, ये काम सजता नहीं है। ये होना ये चाहिए कि अगर कोई एतराज़ एक साइड को हो या दूसरी साइड को, वो मिल बैठ के एक मीटिंग करके
और खुशगवार माहौल में खाने की मेज़ पर चाय पर बैठ के उस मामले को सॉल्व किया जा सकता है, बजाय इसके कि बयानबाजी हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, नोटिस हो, जवाब नोटिस आए, तो इससे मीडिया ट्रायल हो एक दूसरे का। लेकिन हम ज़रताज गुल साहिबा से ये पूछेंगे कि ये जो बात कही जा रही है कि पैसे पकड़े हैं इलेक्शन कमीशन ने, या उसकी सियासी जो एफिलिएशन है या सियासी झुकाव अपोजिशन की तरफ, झुकाव अपोजिशन की तरफ, ये अब मालूम हुआ? और क्या वाकई पैसे पकड़े हैं? कोई सबूत है आपके पास, हुकूमत के पास? थैंक यू इरशाद आरिफ साहब, थैंक यू फैसल, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर ज़रा पहले बात कर लेते हैं। जो ECP का है वो मैं पढ़ दूं और वो आपको भी बेहतर पता है। Power of ECP is given in Article 218(3), which is only to organize and conduct fair, free and transparent election in accordance with the law. Second, to power of legislation of any law and to amend the constitution rest with the parliamentary exclusively. इसका क्या मतलब है कि जब पावर ECP की ये है कि उसने फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना है, क्या अभी तक जितने इलेक्शन हुए क्या वो मुतनाज़ा नहीं है? क्या इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल नहीं खड़ा हुआ कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं करवा सकती? और अगर एक बाई इलेक्शन भी होता है तो उसके अंदर भी इनको दूसरे इदारे और आर्मी को इन्वॉल्व करना पड़ता है। जबकि इलेक्शन कमीशन जो एक कौम पार्लियामेंट या असम्बली देखती है, जिसके ज़रिए एक मुंतखब वज़ीर आज़म भी आता है, लोकल गवर्नमेंट से लेकर कंटोनमेंट से लेकर फिर सेनेट से लेकर पार्लियामान तक लेकर पूरा इलेक्शन कमीशन ने जो है वो कंडक्ट करवाना होता है। तो अगर जो अपना एक सोल एक पर्पस है इलेक्शन कमीशन का या किसी इदारे का, अगर उसके अंदर नाकाम है तो इसका मतलब है कि हमें फिर बहुत ज़्यादा सीरियस होकर सोचने की ज़रूरत है कि ये मुल्क किस दर जाएगा और 2023 का इलेक्शन किस तरह तनाज़े के अंदर खड़ा होगा। अब ये जो सारी बातें जो मैं इरशाद आरिफ साहब से एग्री करती हूँ, अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी जंगें मीडिया के ऊपर लड़ी जाती हैं और जिसका मकसद कोई भी नहीं होता। और मैं समझती हूँ कि सियासतदान तो एक दूसरे को ऊपर वार करते ही हैं, क्योंकि हमारी पॉलिटिकल एफिलिएशन अपनी पार्टी से होती है और हर कोई अपना मौक़िफ़ बता रहा होता है। तो सियासतदान तो एक दूसरे के ऊपर ज़रूर हमले करते हैं, लफाजी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, एक दूसरे के नज़रिए के ऊपर बात करते हैं, शख्सियात के ऊपर भी बात करते हैं। लेकिन ये तो कोई कानून नहीं है ना कि एक आईनी इदारा वो किसी शख्स के ख़िलाफ़ खड़ा हो जाए, या ये कोई मेरा ख्याल में सूटेबल सिचुएशन नहीं है। और हम तो इदारों की मजबूती के ऊपर यकीन रखते हैं, हम तो इदारों में इंटरफेरेंस नहीं करते हैं। वहाँ पे मेरा ख्याल है कि इस तरह की बातें एक आईनी इदारे के सामने नहीं आनी चाहिए। क्या इलेक्शन कमीशन हुकूमत के खिलाफ खड़ा है ज़रताज साहिबा? फवाद, मैं सवाल वो जो मैंने आपको पहले जो इलेक्शन कमीशन का एक रोल आपको डिफाइन किया है, सोल ECP का जो आईनी इख्तियार है वो ये है कि आपने फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना है। क्या पाकिस्तान के अंदर कोई फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ है? अब अभी क्या इख्तियार से तजावुज़ कर रहे हैं? मैं आगे आपको बता रही हूँ सारे। नहीं, मैं आपको बात क्या कर रही हूँ, देखिए फैसल, मैं आपको बात ये कर रही हूँ कि ये डिस्कशन सारी इसलिए शुरू हुई कि जो हम इंतखाबी इस्लाहात का बिल लेकर आए हैं, जो सेनेट के इलेक्शन के अंदर खरीदो फरोख्त हुई है। फॉर एग्जाम्पल, मैं तो किसी को मशवरा नहीं दे सकती हूँ, लेकिन फिर ECP को एक अभी जो बाई इलेक्शन हुआ था जिसमें हारने वाला PMLN का, आई थिंक गुजरावाला का इलेक्शन था, जिसमें हारने वाला इलेक्शन कमीशन को भी मुतनाज़ा करते हुए मदद मांग रहा था इंडिया से, क्या उसके ऊपर नोटिस नहीं लेना चाहिए? क्या जो नोटों के बैग और वीडियो, स्पेशली जो इसकी वीडियो पकड़ी गई थी जो कि यूसुफ रजा गिलानी के बेटे हैं, और वह सिर्फ बेटे नहीं हैं, वो ऑनरेबल पंजाब असम्बली का मतलब MPA हैं, तो जब वो अपने वालिद मोहतरम के लिए खरीदो फरोख्त कर रहे थे और वो बोली लगा रहे थे, क्या उस वक्त ECP का उसका नोटिस लेना नहीं बनता था? तो मैं समझती हूँ कि एक अपनी एक हद होती है और वो ये है कि आपने फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना है। अभी तक फ्री एंड फेयर इलेक्शन के बजाय, और दूसरा जो EVM मशीन के बारे में जो मुतनाज़ा बयान आ रहे हैं, मैं तो खैर उस स्टैंडिंग कमेटी में या कुछ उसमें नहीं बैठी हूँ, न मैंने सुना है, लेकिन जो सोशल मीडिया पे सवालात आ रहे हैं या जिस तरह के जवाब आ रहे हैं, वो तो एक मजाक बन गया है कि किस तरीके से अगर EVM मशीन के अंदर एल्फी डाली जाए या फलाना किया जाए, फलाना किया जाए, इस तरह की गैर जिम्मेदाराना जो है मेरे ख्याल में स्टेटमेंट नहीं दी जानी। मेरे ख्याल में अभी बड़ा मेच्योर जवाब उन्होंने दिया है हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब ने,
जिसको आपने पढ़ के भी सुनाया है कि उन्होंने फरमाया है कि अभी तक तो मीडिया के जरिए आया, अगर हम तक जवाब आएगा तो हम एक ऑनरेबल इदारा, एक स्टेट का इदारा है, उसको जवाब देंगे। तो मेरे ख्याल में ये लड़ाई इस तरह आपस में ये कोई मीडिया पे होनी नहीं चाहिए। मिल के बैठ के इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर कि किस तरीके से 2023 का इलेक्शन फ्री एंड फेयर करवाना है, ये पाकिस्तान के और कौम के मफाद में, ये इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेवारी पूरी करे। मेरा सवाल ये था कि ये जो इल्ज़ाम लगाया गया है कि पैसे पकड़े हुए हैं और उसका झुकाव है, इसका कोई एविडेंस है? काबीना में ज़ाहिर डिस्कस हुआ होगा आज की शायद मीटिंग में भी, ऐसे पहले भी, कि मौजूदा इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर या उनके जो साथी हैं, इनके झुकाव की वजह पैसे पकड़ना है या कोई ज़ाती ताल्लुकात हैं? कोई चीज़ तो सामने आई होगी ना। इरशाद आरिफ साहब, मैं चूंकि कैबिनेट का हिस्सा और मैं काबीना के अंदर बैठती हूँ और मैं आज भी काबीना के इजलास में मौजूद थी, आपको ये तमाद होना चाहिए कि आपका प्राइम मिनिस्टर और आपकी काबीना कलेक्टिव डिसीजन और विजडम के लिहाज से पब्लिक इंटरेस्ट में मेरिटोक्रेसी पे बिलीव करती है। हम किसी की जाती जिंदगी को और पर्सनल को कभी भी डिस्कस नहीं करते हैं। हम इदारों के ऊपर, पार्लियामान के ऊपर, इदारों की मजबूती के ऊपर यकीन करते हैं। हम किसी इदारे के ऊपर कदगन नहीं लगाते। काबीना के अंदर किसी शख्स को कभी भी डिस्कस नहीं किया जाता। सिर्फ अवाम की शऊर की खातिर, अवाम की बेहतरी की खातिर, पाकिस्तानियों के 22 करोड़ अवाम की खातिर आपका प्राइम मिनिस्टर और ये काबीना फैसले करती है। या किसी शख्स के मुतनाज़ा या किसी शख्स के बारे में बात नहीं की जाती है। इदारों की मजबूती की जरूर बात की जाती है। और हर काबीना का इजलास आजकल जो शुरू होता है मंगल को, वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान स्पेशल ब्रीफिंग लेते हैं और हम सब उसके अंदर बैठे होते हैं कि हमने ईसीपी के अपनी हदूद के अंदर रह के 2023 का इलेक्शन कैसे फ्री एंड फेयर बनाना है। और उसके जरिए जो हम जो इलेक्शन कमीशन की ऑटोनॉमी में सवाल हमारा उसी जगह पे है जी। जरताज साहिबा, देखिए सवाल हमारा ये है कि हमने डिस्कस नहीं किया उनको, हमने किसी की जात को डिस्कस नहीं किया। आजम सवाती साहब सेनेटर हैं और सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, वफाकी वजीर हैं, उनकी राय एक माने रखती है और वो फिर एक पार्लियामान की कमेटी में कह रहे हैं कि इन्होंने पैसे पकड़े हुए हैं, यानी इलेक्शन कमीशन ने पैसे पकड़े हुए हैं। तो ये इस पे क्या कोई सबूत है उनके पास? आपकी पार्टी उनके इस बयान को डिफेंड करती है? देखिए, मैं तो सिंपल से आपको बात बताती हूँ जो मैंने आपको सीरीज बताई है, जो डस्का के इलेक्शन के अंदर हुआ, जो बाई इलेक्शन के अंदर हुआ, जो कराची के इलेक्शन के अंदर हुआ, फिर इसी तरीके से जो सेनेट के अंदर जो खरीदो फरोख्त की गई, जिस तरीके से तमाम लोगों ने उसके ऊपर शोर मचाया। मेरा ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन को अपनी जिम्मेदारियां उस वक्त निभानी चाहिए। अगर एक ऑनरेबल सेनेटर साहब स्टैंडिंग कमेटी के अंदर बैठ के एक बात कह रहे हैं, देखें 2013 का इलेक्शन हुआ है, सब ने कहा कि वो आरओ का इलेक्शन था, रिजल्ट वहां बैठ के बनाया गया, इलेक्शन एक मजाक था। किस तरीके से 35 पंक्चर लगाए गए थे, सारी दुनिया को इस बात का पता है। मेरा भी और अपना मेरा पीपी उस वक्त मैंने 172 पे लड़ी थी, अभी तक सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस फंसा हुआ है। पीपी 244 का जो मेरी इंजन 725 वोट से जबरदस्ती हमें जेल से जो वो थे जेल के जो कैदी थे उनके जरिए ठप्पे लगवा के वहां से जो है बैलेट पेपर जो था उसके जरिए हमें हरा दिया गया। 4 दिन के बाद हमारा रिजल्ट दिया गया। अगर 4 दिन के बाद रिजल्ट आएगा, आरटीएस सिस्टम बैठेगा। 2018 के इलेक्शन के बारे में भी रहा है। 2018 के इलेक्शन मेरे तो इरशाद आरिफ साहब, मेरी तो बड़ी जबरदस्त राय है। अगर ओरिजिनली 2018 के इलेक्शन के ऊपर जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने पार्लियामेंट के अंदर कह दिया था कि आप अपनी कमेटी बनाएं और हम उसके अंदर और हुकूमत उसका जहां पे आप कहेंगे हम वहां पे आपको री इलेक्शन करवा के देंगे, लेकिन उससे पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी ही भाग गई। और अगर आप इलेक्शन कमीशन में पिटिशन देके ट्राइब्यूनल के अंदर जाना पड़ता है, रीकाउंटिंग में जाना पड़ता है, और जहां पे आपको फ्री एंड फेयर इलेक्शन नजर आता है वहां पे सबसे ज्यादा पिटिशन 2018 की भी 77 से ज्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, पीएमएलएन पीपल्स पार्टी की नहीं है। तो जहां पे हारे धांधली हमारे साथ हुई, इनके साथ कोई नहीं हुई है। ये तो धांधली वाले इलेक्शन करते हैं। अगर ये वाकई थे सीरियस थे तो उस कमेटी के अंदर आते और अपनी पिटिशन दिखाते कि कितनी पिटिशन उन्होंने जो है इलेक्शन ट्राइब्यूनल के अंदर धांधली के खिलाफ की है। तो इसका मतलब वो जबानी जमा खर्ची करते हैं। बिल्कुल ठीक है। एक कंटोनमेंट बोर्ड के जो हुए पंजाब में, खासतौर मुल्तान, लाहौर, रावलपिंडी, ये लाहौर तो खैर नहीं था लेकिन मुल्तान और पिंडी तो आपका गढ़ था, आपके बहुत ज़्यादा MNA MP हुए थे। ये इलेक्शन हारने की वजह क्या है? एक सवाल तो ये है कि
मुस्लिम लीग नून ने अपनी पोजीशन बरकरार रखी है, पीपीपी ने तहरीक इंसाफ ने अपनी पोजीशन लूज़ की है, कम सीटें ली हैं, एक चीज़। दूसरा, ये आज़ाद उम्मीदवार ज़्यादा तादाद में आए हैं, ये पैसे का मद्दखल है या लोग सियासी जमातों से मायूस हो रहे हैं, आपसे मायूस हो रहे हैं? देखिए इरशाद आरिफ साहब, सबसे पहले तो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही एज ए फेडरल जमात के तौर पर पूरे पाकिस्तान के अंदर हमने अपना फुटप्रिंट बेहतर किया है। हाईएस्ट जो है वोट और हाईएस्ट जो है सीटें हमने ही कंटोनमेंट के अंदर ली हैं, जिनका पिंडी का इसका लाहौर का और मुल्तान का आपने फरमाया है, वो आपने ठीक बात की है कि वहाँ पे क्या ऐसी वजह हुई है। हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। हम अपने टिकट पे और इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर जो हम 12 रुकनी कमेटी या 10 रुकनी कमेटी हम डिस्ट्रिक्ट की बनाते हैं, हमें उसके ऊपर भी, और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने सैफुल्लाह नियाज़ी साहब से इन तीनों जितने भी ये जो लाहौर, पिंडी और मुल्तान का था, इसके रिज़ल्ट के बारे में और जो रिज़ल्ट अच्छा नहीं है उसके बारे में उन्होंने सवाल जवाब जो है, और पूरी कमेटी का उन्होंने सवाल जवाब कर लिया, तो वो बेहतर रिज़ल्ट बता सकेंगे। लेकिन ऑन दी होल जो है सबसे ज़्यादा लॉस में पीपल्स पार्टी गई है। पीएमएलए ने सिर्फ पंजाब के अंदर अपना वोट लिया है, और पूरे पाकिस्तान में अगर कोई पार्टी कामयाब हुई है तो सिर्फ वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। हमें मजीद बेहतर करने की ज़रूरत है। जहाँ तक आपने ये फरमाया है कि पार्टियों के ऊपर क्या एतमाद कम है, ऑन दी होल भी मेरे ख्याल में इरशाद आरिफ साहब, आप इलेक्शन को हमेशा से आपने देखा होगा, मैंने खुद 2013 और ये बल्दियात का इलेक्शन थोड़ा बहुत जो अपनी ज़िंदगी में देखा, उसमें मैंने नोटिस किया है कि चूँकि भाई भाई से लड़ पड़ता है और ज़ात बरादरी की बुनियाद के ऊपर होता है, ज़्यादातर लोग कोशिश करते हैं कि इंडिपेंडेंट ही इलेक्शन लड़े, पार्टियों से कोई टिकट नहीं लेता, क्योंकि उनका ख्याल होता है कि उनको हर जगह से ही वोट मिल जाए। लेकिन एनी हाउ जी जी जी, महंगाई कितना बड़ा एलिमेंट थी जो आपको आपकी सीटें कम आई हैं? महंगाई और बेरोजगारी। देखिए फिर फैसल, फिर वही बात है ना कि अगर फिर पूरे पाकिस्तान में पीटीआई सबसे ज़्यादा कंटोनमेंट बोर्ड में जो ऑन दी होल है, अगर हम सबसे ज़्यादा जीत रहे हैं और फेडरेशन की जमात, यानी हमारा फुटप्रिंट बनों में हमने क्लीन स्वीप किया, हमने खारिया में क्लीन स्वीप किया, हम लोगों ने कराची के अंदर अच्छी खासी सीट्स ले ली, केपीके के अंदर बलोचिस्तान में ले ली, कोयटा में हमने क्लीन स्वीप किया। इसका मतलब तो फिर यही हुआ कि बात महंगाई की नहीं है, बात यह है कि लीडरशिप की, और लीडरशिप प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ऊपर जो है वो लोगों का एतमाद है और एतमाद बढ़ रहा है। जहाँ तक महंगाई की बात है, ये फिर सिर्फ मुल्तान या लाहौर या पिंडी में तो नजर नहीं आनी चाहिए थी ना, इसका रिजल्ट तो फिर पूरे पाकिस्तान में तो हम हाईएस्ट से तो हम ही जीत रहे हैं पीटीआई। इसका मतलब ये कि कुछ गलत डिसीजन होते हैं या कैंडिडेट की कॉन्सेंसस शामिल नहीं होता तमाम स्टेक होल्डर का, इसलिए कुछ जगहों पर उस पर तो मैं मान रही हूँ कि हमें देखना चाहिए कि हमें कहाँ से गलती हुई, और आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसकी रिपोर्ट भी तीनों डिस्ट्रिक्ट्स की जो है वो सैफुल्लाह नियाज़ी साहब से तलब कर ली है। हम देखेंगे कि हमारी वहाँ पे शिकस्त की क्या वजह बनी। लेकिन ऑन द होल तो मैं तमाम कंटोनमेंट के तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ कि पाकिस्तान में एज ए फेडरल जमात गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के बाद यह हमारी तीसरी जो है वो बड़ी कामयाबी है। इसका मतलब है कि अगर हम इसी तरीके से पेस पे चलते रहें और मजीद चीज़ों को हम बेहतर करते रहें, इंशाल्लाह 2023 का इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही जीतेगी। जी ठीक है जरताज गुल साहिबा, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। महंगाई बुनियादी मसला है। डॉलर आज 168.99 पैसे पे ट्रेड हुआ है, 168 रुपये 99 पैसे पे। ब्रेक के बाद बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इरशाद साहब, अब जरताज साहिबा की गुफ्तगू आपने सुनी, अब ये आलम हो चुका है कि फवाद चौधरी साहब और आज़म सवाती साहब की जो स्टेटमेंट थी उसको उनके अपने लोग भी शायद डिफेंड नहीं कर रहे हैं। लेकिन इरशाद साहब ये बताइए कि जो पार्लियामान का अंदाज़ गुफ्तगू या मुखातिब करने का तरीक़ाकार या लिखत पढ़त का है, और जो माफ़ कीजिएगा जलसागाह का है या पब्लिक पॉलिटिक्स का है, उसमें एक फ़र्क होता है। क्या पीटीआई के लोग इसमें तफरीक कर पाए हैं? बड़ी हैरान कुन बात है, 3 साल हो गए हैं। पहले तो हम ये समझते थे साल 6 महीने तक कि जी ना तजर्बाकारी है, थोड़ा सा गुस्सा है, कुछ जो एक मकबूलियत का या हुकूमत आने का एक जोम भी होता है। लेकिन 3 साल गुजरने के बावजूद भी ना इनका गुस्सा कम हो रहा है, ना ये बात करते हुए सोचते हैं। अब विफाकी वज़रा को अपनी कम अज़ कम बोलते हुए अपनी ज़ुबान पर तो कंट्रोल होना चाहिए। एक इदारे के ख़िलाफ़ आप बात कर रहे हैं और आप कहें कि पैसे पकड़े हुए हैं या
झुकाव है इसका, आपने उनको नामजद खुद किया है। जी। तो मेरे ख्याल है इस हवाले से जो गुफ्तगू हुई है, कमर दिलशाद साहब हमारे साथ हैं, हम उनसे पूछते हैं कि ये जो नोटिस जारी हुआ है इसकी क्या अहमियत है और इलेक्शन कमीशन या चीफ इलेक्शन कमिश्नर क्या कर सकते हैं। असूली तौर पर जो नोटिस जारी हुए हैं वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने बहुत सोच समझ कर आइन और कानून की रोशनी में किए हैं। वो उनके पास आइन के आर्टिकल 204 के इख्तियारात भी हैं और उसी तरह तौहीने अदालत का नोटिस जारी होने का इम्कान है और उसकी रोशनी में तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान इनको डिस्क्वालीफाई कर सकता है ना। ये वो इतना सजा दे दें। कमर साहब, ये इख्तियार वो खुद इस्तेमाल करेंगे या अदालत को रेफर करेंगे? अदालत भी रेफर कर सकते हैं, ये बात दुरुस्त फरमाया आपने। वो अदालत को भी रेफर कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल इस वक्त वो आज खुद नोटिस भी उन्होंने लिए है तो आज खुद का फैसला भी कर सकते हैं। और आपकी बात दुरुस्त है कि वो अदालत को भी रेफर कर सकते हैं, लेकिन अदालत को रेफर करने में मसला चल जाएगा 10 साल तक। ये फैसला जो खुद ही उन्होंने करना होगा आइन के आर्टिकल 204 के तहत और आइन के आर्टिकल 63(1) के तहत, तो खुद ही फैसला करेंगे। मेरा अपना ज़ाती नाकस राय है कि अदालत को पेश ना करें। जी कमर साहब, ये माजी में कोई ऐसी नज़ीर मौजूद है कि इलेक्शन कमीशन ने खुद किसी को डिस्क्वालीफाई किया हो या सज़ा दी हो डायरेक्ट? नहीं, वो आज तक तो ऐसी नज़ीर नहीं मिली कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने किसी को नाअहल करार दिया हो। लेकिन बहरहाल केस चलते रहते थे, बाद में केस डिस्पोज ऑफ भी करते रहे। लेकिन ये चूंकि मामला बड़ा सीरियस किस्म का हो गया और उन्होंने अवान सदर में जो गुफ्तगू हुई है उसका भी जिक्र किया है अपनी प्रेस रिलीज में, और वो भी उनसे भी पूछा जा रहा है कि अवान सदर में क्या गुफ्तगू हुई। तो ये मामला तो बहुत आगे तक चला गया है। ये इसको मामले को आगे तक लेके जाएंगे और ये खुद भी सजा दे देंगे। सजा देने के बाद अपीलें हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, वहाँ अपीलें हो सकती हैं, वो तो फैसला अपना करेगा, लेकिन इनके पास सजा देने के इख्तियारात मौजूद है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया कमर दिलशाद साहब, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, हमारे साथ मौजूद मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने ज्वाइन किया। आज़म साहब, थैंक यू वेरी मच। आज़म साहब, एक तो आपकी जो जमात है, मरियम साहिबा ने एक ट्वीट किया था कि हम इदारों पे तनकीद नहीं करते रहे, हम तो शख्सियात पे तनकीद किया करते थे। आज उसी तरह का मौक़िफ़ जो है फवाद चौधरी साहब ने भी इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले के बाद रद्द-ए-अमल में अपनाया है कि हम जो हैं वो शख्सियात के सियासी किरदार पर बात करते हैं। इलेक्शन कमीशन पे ये इल्ज़ाम लग रहा है, फवाद चौधरी साहब ने भी लगाया कि उनका झुकाव अपोजिशन की तरफ है। बज़ाहिर आपने तो यही कहना है कि ये बात बेबुनियाद है, लेकिन ये जो तनाव अब पैदा हो चुका है हुकूमत और इलेक्शन कमीशन में, ये क्या नतीजा मुमकिन तौर पे इसके क्या हो सकते हैं? जी बहुत शुक्रिया। आपने अपने सवाल का जवाब भी खुद ही दे लिया मेरी तरफ से, हालांकि मैंने ये बात नहीं करनी। मैं थोड़ा सा आपको हिस्टोरिकली बताऊं कि ये जो बात है ना इदारों पे चढ़ाई या ये इस तरह की बात, देखिए इलेक्शन कमीशन एक आइनी इदारा है जो कि आइन की क्रिएशन है और उसकी एक अपनी सेंटिटी है, और यही वजह है कि लाइक हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन के पास भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पावर्स हैं सेक्शन 10 के तहत, और वही इख्तियार है जो हाई कोर्ट का है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पावर इदारे को इसलिए दी जाती हैं कि उसको जब आइनी तहफ़्फ़ुज़ हो तो उसकी वर्किंग में किसी किस्म का रखना ना आए या उसकी अथॉरिटी को कोई ट्रांसग्रेस ना कर सके। हुकूमत के ताबे नहीं है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन रियासत पाकिस्तान का एक आइनी इदारा है जिसका मकसद शफाफ इंतखाबात कराना है, और ये मैंडेट उसे आइन का आर्टिकल 218 देता है। 10 दफ़ा पहले सोचना चाहिए था हुकूमती वज़रा को और हुकूमती नुमाइंदों को इस तरह की गुफ्तगू करते हुए। पहली दफ़ा उन्होंने जब कमेटी में कहा कि ये पैसे पकड़े हुए हैं और इन्हें आग लगा देनी चाहिए, वहाँ पे शायद किसी हद तक जो इम्यूनिटी है पार्लियामेंट्री फ्लोर की वो ले सकते थे, कमेटीज एक्सटेंशन है, लेकिन जो कुछ कहा गया PID में बैठ के वो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और उस हवाले से मैं समझता हूँ कि उन लोगों ने अपने आप को एक्सपोज कर लिया कि कानून के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब मैं आता हूँ आपके सवाल नंबर 2 की तरफ। आपने कहा कि ये तनाव जो है ये कहाँ लेके जाएगा। देखिए, ऑपोजिशन का काम तनकीद करना होता है, और ऑपोजिशन हर इदारे पे, हुकूमती इदारे पे, हुकूमती निज़ाम व नस्क पे तनकीद करना उसके मैंडेट का हिस्सा होता है। ऑपोजिशन का वजूद ही इटसेल्फ इसलिए है कि वो जो हुकूमत की नाकामियाँ या कमज़ोरियाँ उनकी निशानदेही करके अवाम तक वो खबर पहुँचाएँ। हुकूमत की डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक अमूर सल्तनत अमूर हुकूमत चलाना, दूसरा हुकूमत के मुँह से इदारों के बारे में गुफ्तगू जो है
वो बहुत कम सुनी जाती है उसके गवर्नमेंट के ट्रेजरी के अपने रोल की वजह से। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि हुकूमत ही एक आईनी इदारे को आड़े हाथों ले रही है, कल को वो अदालतों पे भी चढ़ाई कर देंगे अगर उनको पसंद नहीं आएगी। तो इसलिए ये बड़ा अनफॉर्चुनेट वाकया हुआ है और इसका मैं समझता हूँ बतौर कानून के तालिब इल्म के और एक सियासी कारकुन के कि इसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अपनी आईनी और कानूनी पावर्स का इस्तेमाल करना चाहिए। तारड़ साहब, अगर वो हुकूमत तारड़ साहब ये फरमाएं कि ये जो असम्बली में पार्लियामेंट में बात होती है वो मेंबर को एक इम्यूनिटी हासिल होती है, पार्लिमानी कमेटी में किसी स्टैंडिंग कमेटी में जो बात होगी उसको भी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा? जी इरशाद आरिफ साहब, अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल तहफ़्फ़ुज़ होगा क्योंकि जो स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं वो एक्सटेंशन है पार्लियामान की। अच्छा, तो उस हवाले से ये एक बहस रही है कि वो कहाँ पे आके इम्यूनिटी ख़त्म होती है। ये इम्यूनिटी वैसे इसलिए भी ख़त्म हो जाती है कि आइन के अंदर लिखा हुआ है कि इसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अगर आप करेंगे तो आप उसके लिए जवाबदेह हैं। अच्छा। और क्योंकि इलेक्शन कमीशन को जो इलेक्शन एक्ट है सेक्शन 10 में यही कहता है कि ये यही समझा जाएगा इलेक्शन कमीशन जैसे कि ये हाई कोर्ट है और इलेक्शन कमीशन के चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो मेंबर्स हैं वो जजेस ऑफ हाई कोर्ट हैं और सेम इख्तियारात वो इस्तेमाल करेंगे और सेम सजाएं होंगी जो कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस 203 के सेक्शन 3 से 5 तक है और आइन के आर्टिकल 204 का प्रोसीजर है। इसका मतलब है तारड़ साहब के चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर कोई किसी मुंतखब अवामी नुमाइंदे के खिलाफ बराह रास्त भी कार्रवाई कर सकता है और वो नाअहली भी हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है और वो नाअहली आपने देखा होगा यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के केस में, तलाल चौधरी के केस में, दानियाल अजीज़ के केस में कि जिस लम्हे वो सज़ा सुनाई जाती है वो नाअहली शुरू हो जाती है और वो सज़ा पूरी होने के 5 साल तक बरकरार रहेगी। ये जो आर्टिकल 62-63 में लिखा गया है और इलेक्शन कमीशन को इस बहस में जाने की ज़रूरत नहीं है कि पार्लियामान के फ्लोर पे या कमेटी में क्या कहा गया। जो बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई वो खौफनाक हद तक कंटेम्पचुअस हैं, उनसे ज़्यादा ब्लेटेंट, फ्रेग्रेंट और खुली तौहीन अदालत नहीं हो सकती क्योंकि तौहीन अदालत के कानून में अदालती अमूर में रखना डालना एक होता है कि आप इदारे को अगर रेडिक्यूल करें या स्कैंडलाइज करें। तो इस गुफ्तगू के बाद तो वो कुछ शक बाकी नहीं रहा कि उन्होंने को रेडिक्यूल करने की कसर छोड़ी है या स्कैंडलाइज करने की कोशिश छोड़ी। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट। आई वाज देयर जो मैंने पहले एपिसोड में सुना, लेकिन जब मैंने टीवी पे देखा वो उससे 10 कदम और आगे था। जी ठीक है आज़म साहब, कुछ कंटोनमेंट इलेक्शन की बात भी कर लेते हैं। एक तो ये बता दें जो नताइज आए हैं आपके लिए हौसला अफजा हैं, क्या उससे मुतमईन हैं? और दूसरा जो एक तासुर था कि जो बयानिए का तजाद है नून लीग में, बिलखुसूस एक जगह मज़ामत फिर मफामत, उसका असर कारकुनों पे पड़ रहा है। अगर ये तजाद ना होता तो नताइज मज़ीद बेहतर आपके लिए आ सकते थे? देखिए, लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस की ही एक कड़ी है या उसी का एक हिस्सा है कैंटोनमेंट के इलेक्शंस। ये बल्दियाती इंतखाबात में से एक जुज़्व है उसका। रवाजन हमारे मुल्क में जो ज़िमनी इंतखाबात की तरह बल्दियाती इंतखाबात ख़ास तौर पे हुकूमती जमात के ही समझे जाते हैं और इसी वजह से जो हुकूमतें वक्त होती है आम तौर पे वो बल्दियाती इंतखाबात में उसका पलड़ा भारी होता है। यहाँ पे रिज़ल्ट्स मुख्तलिफ आए। पीपल्स पार्टी के लिए सूरत हाल तकलीफदेह थी। सिंध में PTI ने पंजाब में अच्छी खासी शिकस्त खाई, मैं उसे शिकस्त कहूँगा। ऑलमोस्ट जो मेन कैंटोनमेंट्स हैं उनमें क्लीन स्वीप है मुस्लिम लीग नून का, या कम से कम PTI नहीं ले सकी वाज़े अक्सरियत। उन्होंने किसी हद तक KP में अपनी सूरत हाल जो है वो किसी हद तक कंट्रोल रखी, वो भी एबटाबाद और एक दो और जगहों पे वो नहीं जीत सके। तो मैं नहीं समझता कि कारकुन बददिल थे। कारकुन अगर बददिल होते तो मुस्लिम लीग नून का जो गढ़ है, जो उसका सही मानों में आप कहें कि उसका जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है वो लाहौर है फॉर एग्जाम्पल जी। अगर बयानिए में फ़र्क होता और कारकुन बददिल होते तो लाहौर के 10 में से 9 हल्कों में इलेक्शन हुआ, 10वें के कैंडिडेट एक फौत हो गया, वो पोस्टपोन हो गया। 9 के 9 हल्के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जीते हैं। पिंडी जोन में भी यही उनका रिजल्ट रहा है, भावलपुर में यही रहा है। यानी कि 3 जो मुख्तलिफ उसके
पंजाब के पार्ट्स हैं, पोठोहार, सेंट्रल पंजाब यानी कि लाहौर और बहावलपुर जो कि साउथ है, उसमें ये रिजल्ट्स इस बात का वाज़ेह सबूत है कि मुस्लिम लीग नून का कारकुन बददिल नहीं है। तमाम अपोजिशन, तमाम सख्तियों, तमाम जबर इस्तबदाद के बावजूद ज़िमनी इंतखाबात में भी और अभी बल्दियाती के एक हिस्से में भी कारकुनान और वोटर्स ने साबित किया है कि वो आज भी मुस्लिम लीग नून के साथ खड़े हैं। सोच में छोटा मोटा फर्क रहता है, वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं। तारिक साहब, लेकिन ये तो हकीकत है ना कि जो सेंट्रल पंजाब है वहाँ से ही ज़्यादा सीटें ली हैं और पंजाब में ही सीटें ली हैं, बाकी दो सूबों में तो बिल्कुल ही तहरीक मुस्लिम लीग नून की कोई एक सीट भी नहीं आई। तो ये एक कौमी जमात के लिए या वफाकी जमात के लिए सोचने का मकाम नहीं है कि वो एक सूबे की पार्टी बनकर शाह साहब आपने दुरुस्त फरमाया, लेकिन देखिए ये क्योंकि लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस हैं और हमारे साथ बलूचिस्तान में भी हमारे इत्तेहादी हैं PDM में जो 4 बलूच जमातें हैं और फजलुर रहमान साहब हैं, इसी तरह हमारे इत्तेहादी हैं KP के अंदर भी, और वही कुछ इत्तेहादी जमातें जो हैं वो सिंध में भी मौजूद हैं। ऐसे इलेक्शंस में जहाँ पे उन्होंने अपने कैंडिडेट्स दिए और उन्होंने हमसे एडजस्टमेंट मांगी, हमने उन एरियाज में कैंडिडेट्स नहीं थे पुट किए, और हमारा जो कारकुन था या हमारे जो वोट थे वो PDM की वजह से उनका टिल्ट उधर था, और उसकी वजह से सिंध में कुछ और KP में 2 जगहों पे कल हमने, क्योंकि वो मुशावरत करके इवन उसमें लार्जर में पीपल्स पार्टी भी बैठ गई थी, तो उनके जो मुकामी काउंसलर्स हैं जो इलेक्ट हुए हैं मेंबरान, उनके आपस में जो इल्हाक करवाए। तो मेरे ख्याल में एक वजह ये भी थी कि मुस्लिम लीग नून एज अ सिंगल पार्टी इन इंतखाबात में नहीं थी आ रही, बल्कि हमारे साथ जो आजकल तहरीक में हैं PDM के साथी, उनके लिए सीट एडजस्टमेंट दी गई थी। छोटे सूबों में ज़रा हुकूमती रेट्स जो है वो ज़्यादा चल गई है। पंजाब में लोगों ने रिएक्ट किया, शायद बड़े अर्बन एरियाज होने की वजह से वहाँ पे रिजल्ट्स मुख्तलिफ रहे। तारिक साहब, अब ये तय हो गया कि ये दोनों बयानी साथ साथ चलेंगे या एक बयाने पर यकसू हो चुकी है जमात? देखिए इरशाद साहब, जहाँ तक तो ताल्लुक है ना पार्टी की क़यादत की या पार्टी का कहें कि पार्टी का फेस है, वो मियाँ नवाज शरीफ साहब ही हैं, और ज़ाहिर है मियाँ नवाज शरीफ साहब जो बात करेंगे पार्टी के कारकुनान वोटर्स के लिए, उनके अरकान असम्बली के लिए वो बात बड़ी अहम होगी। लेकिन मुस्लिम लीग नून में ये कल्चर परवान चढ़ा और मियाँ साहब खुद इसको प्रमोट करते हैं, और मैं आपको ये बड़े यकीन से कहता हूँ कि वो खुद इनवाइट करते हैं पार्टी डिस्कशंस के अंदर, मीटिंग्स में, कि आप इख्तलाफी राय दें और उसका इजहार भी किया करें। इस तरह पार्टियाँ चलती नहीं। जमहूरियत में इरशाद साहब जिस दिन इख्तलाफ राय ख़त्म हो गया, जिस दिन आपने आंखें बंद करके हाथ बांध के पीछे नीयत कर ली, तो फिर वो सियासत तो नहीं ना रहेगी, जमहूरियत नहीं रहेगी, वो कुछ और होगा। वो डिसिप्लिन ना जमहूरियत का हुस्न है, ना जमहूरियत को वो आगे लेके चलता है। पॉलिटिकल पार्टीज में ये कल्चर होना चाहिए कि वहाँ पे अगर नेशनल इश्यूज के ऊपर किसी ना किसी हवाले से पार्टी के अंदर इख्तलाफ राय है तो वो विदिन बाउंड्स रहते हुए। आपने देखा होगा कि इन सालों में कोई डिफेक्शन नहीं हुआ, नैब की तमाम कोशिशों के बावजूद, हुकूमती हथकंडों के बावजूद मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप टूटी नहीं है, बिखरे नहीं है, उन्होंने पार्टी छोड़ के और पार्टीज ज्वाइन नहीं की। मैं समझता हूँ सबसे बड़ी ये कामयाबी है। ये छोटा मोटा जो इजहार राय का हक है ये रहने दे, और इससे मेरे ख्याल में पार्टियां मजबूत होती हैं। जी ठीक है। आजम नज़ीर तारड़ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, अफगानिस्तान से मुतालिक बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इरशाद साहब, डॉलर आज 168 रुपये और 99 पैसे पे ट्रेड हुआ है। ये तारीख़ की बुलंद तरीन सतह है। इससे पहले डॉलर की कदर इतनी ज़्यादा कभी नहीं हुई, रुपए की बेकदरी इतनी ज़्यादा नहीं हुई। महंगाई और बेरोज़गारी का समर हमने किसी हद तक ये कंटोनमेंट इंतखाबात में देखा है, लेकिन हुकूमत शायद इस पे है कि लोग उन पे एतमाद करते हैं। ये एतमाद कब तक रहेगा अगर इसी तनासुब से डॉलर बढ़ता रहा, महंगाई बढ़ती रही, बेरोज़गारी बढ़ती रही? देखिए, इसका हल कोई ना कोई इमरान ख़ान को निकालना होगा। उसकी टीम नाअहल है, या उसकी तरजीहात दुरुस्त नहीं हैं, या कमज़ोर गिरफ्त है,
जो मार्केट फोर्सेस हैं उन पे गिरफ्त नहीं है हुकूमत की, कोई ना कोई वजह तो है ना। कि पहले तो हमने इब्तिदा में ये सुना कि जी इसलिए डॉलर बढ़ रहा है कि साबका हुकूमत ने उसको मसनूई तरीके से रोका हुआ था। अब वो सूरत हाल तो नहीं है, आपने उसकी जो फ्लोटिंग थी उसको होने दिया, जो अपनी कदर पे आ गए। अब आपके ज़र मुबादला के ज़ख़ायर भी बढ़ रहे हैं, आपकी रेमिटेंसेस भी बढ़ गई हैं, फिर भी डॉलर एक्सपोर्ट भी बढ़ गई हैं, तो फिर क्यों बढ़ रहा है जी? इसका मतलब है कि अगर डॉलर मुल्क से बाहर जा रहा है या अच्छा आपकी इंपोर्ट भी नहीं बढ़ी, या तो ये हो ना कि हमें नज़र आ रहा हो जी फ़लाँ प्रोजेक्ट शुरू हो गया है, इंपोर्ट बढ़ गई है, तो इस ये भी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई मार्केट फोर्सेस जो हैं असरअंदाज हो रही हैं, और आपके जो इदारे हैं, स्टेट बैंक है या दूसरे इदारे FIA वगैरह हैं, वो उनको कंट्रोल करने में नाकाम है। तो इमरान खान साहब को और उनके साथियों को इसका जवाब देना होगा, और शौकत तरीन साहब भी ये बताएं कि असल वजह क्या है, क्योंकि खामोशी से मुख्तलिफ़ किस्म की अफवाहें जन्म लेती हैं, क्या साराइयाँ होती हैं और लोगों में बदली पैदा होती है। क्योंकि अभी तक कोई डिस्कशन सामने नहीं आई जिसके नतीजे में हम अंदाज़ा लगा सकें कि ये रियल वजह है, असली सबब है। इरशाद साहब, ये बज़ाहिर तो हम बड़ी आसानी से यहाँ कह देते हैं इतने पैसे बढ़ गया, लेकिन ये जो एक पैसा बढ़ता है, एक पैसे की कदर नीचे आती है, उसका असर अवाम पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। बिल्कुल, वो महंगाई एक ब्लास्ट होता है, एक बम होता है जो अवाम पे गिर रहा होता है। 3 साल से बार बार यही कह रहे हैं ना कि जो डॉलर बढ़ता है उसके नतीजे में महंगाई बढ़ती है, और महंगाई बढ़ती है तो उसके नतीजे में बेरोज़गारी बढ़ती है, और जब बेरोज़गारी बढ़ती है तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है। ये सारी चीज़ें तो खान साहब ख़ुद तबलीग कर रहे हैं 3 साल से। तो इसलिए अब इसकी रोकथाम होनी चाहिए, क्योंकि अब कोई एक्सक्यूज़ जो है लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। अब ये नहीं कह सकते कि इसहाक डार इसका ज़िम्मेदार है या शाहिद खाकान अब्बासी है, नवाज शरीफ। ये बात बिल्कुल ठीक है। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पे कुछ बात करते हैं। जो उनके अबूरी वज़ीर ख़ारिजा हैं मौलवी अमीर ख़ान मुत्तकी, उन्होंने बड़ी डिटेल आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पैगाम क्या मिल रहा है? अफ़गानिस्तान जो 15 अगस्त के बाद से जो उनके पैगामात थे, अफ़गानिस्तान वैसा ही है, वैसी ही आलमी बरादरी और यूरोप और मगरिब उनकी जो तवक्कुआत हैं उसके मुताबिक ही कुछ हुकूमत होगी, उमूर रियासत होंगे, या अपना तरीक़ाकार होगा और वो किसी की तवक्कुआत को मलूज़ ख़ातिर नहीं लाएंगी? 2 चीज़ें हैं जिस पे तवज्जो देने की ज़रूरत है आलमी बरादरी को और आलमी मीडिया को, जिसको सामने लाने की। नंबर 1 तो ये है कि जो दबाव बढ़ रहा है उसको उस हुकूमत को तस्लीम करने में ताख़ीर हो रही है। वो उनके जो असासे आपने मुंजमद कर दिए वो आप बहाल नहीं कर रहे, और मुख्तलिफ़ किस्म की शराइत आप आयद कर रहे हैं। उसके नतीजे में वो हुकूमत जो बहुत नरमी का मुज़ाहरा कर रही थी, जो बहुत ज़्यादा लोगों की बातें सुन रही थी और अपने अंदर एक तब्दीली लाने की कोशिश कर रही थी, उसकी मायूसी बढ़ रही है। ये जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, 2 बातें उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो उन्होंने ये कहा कि जनाब हमें अगर आप शराइत ऐड करेंगे तो हम आपकी कोई शर्त नहीं मानेंगे, 20 साल में आपने करके देख लिया है। ये उन्होंने एक हवाला दे दिया कि 20 साल में अगर पूरी मिलिट्री माइट इस्तेमाल करके आप हमें तब्दील नहीं कर सके तो आप इन शराइत से नहीं हो सकते। दूसरी उन्होंने बड़ी पते की बात की, मतलब उस पर गौर करना चाहिए कि जनाब सारी दुनिया के हर रियासत को, हर कौम को अपनी मर्ज़ी की हुकूमत बनाने का हक़ है, और हमें अपनी मर्ज़ी की हुकूमत बनाने का और अपने निज़ाम को चलाने का हक़ ही नहीं है। हुकूमतें जब बनती हैं तो वो ज़हनी हम आहंगी और नज़रियाती हम आहंगी रखने वाले लोग कैबिनेट में होते हैं। ये नहीं होता कि जो काट कबाड़ इकट्ठा करके, अगर ऐसा आप हुकूमत जब बनाते तो उसका यही असर होता है जो हमारे यहाँ हो रहा है कि आपने कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंभा जोड़ा। आप एक जमात बनाते हैं, उसमें हर तरह के लोग इकट्ठे कर लेते हैं। ये मैं नहीं, ये खान साहब की हुकूमत नहीं, मैं हर यहाँ यही हुआ है। मुस्लिम लीग भी यही कुछ करती है, पीपल्स पार्टी भी यही करती है। फिर हुकूमत चल नहीं पाती, इख्तलाफात होते हैं काबीना के अंदर भी, पार्टी के अंदर भी, मखलूत हुकूमत के अंदर, फिर रोनर होते हैं कि ये हुकूमत नहीं चल पाती। तो वो ये कह रहे हैं कि हमने भी उसी तरह की हुकूमत कायम की है जिस तरह दुनिया में मुहज़्ज़ब मुल्कों में कायम होती है, कि अपने हम ख्याल लोग जिनकी खिदमात होती हैं, जिनकी जदोजहद होती है, उनको शामिल किया जाता है। एक तो उन्होंने ये बात की।
दूसरी बात उन्होंने की कि बात ये जो हम हुकूमत कायम कर रहे हैं या निज़ाम कायम कर रहे हैं, हम अफगान अवाम के लिए कायम कर रहे हैं या दुनिया के दिखावे के लिए कायम कर रहे हैं। अगर इसका फ़रीक़ सानी या फ़रीक़ अव्वल अफ़गान अवाम हैं तो वो जज करेंगे कि ये कौन लोग इसमें हैं कौन नहीं हैं, कारकर्दगी पे जांचेंगे या पहले शराइत आवायद कर देते हैं और हम उस तरह नहीं। उनके जज करने के लिए मॉडल क्या है उनके पास? अब सवाल तो है ना, अभी तो कोई वहाँ मुंतखब होने का कोई तरीक़ाकार तो नहीं है। नहीं, मुंतखब होने का नहीं। हुकूमत का बुनियादी वजीफ़ा क्या है, मकसद क्या होता है जी? वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जी बहाल करे, वो लोगों को इंसाफ फराहम करे, मामलात जो हैं इंसाफ के साथ चलें और लोगों को जान माल इज़्ज़त आबरू का तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। इस पे जज होगी हुकूमत, बाकी सानवी चीज़ें होती हैं। जी ठीक है। इरशाद से प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही।